तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी तक पढ़ लिया था। अब हम लोग आज डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी यानी विमर्शी लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो डेमोक्रेसी का बेसिकली जो मेन मतलब है वो डिलिब्रेशन ही है। अगर हम अरस्तु को रिफर करें और टोटल को रिफर करें तो क्या है कि जब आदमी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करता है तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नॉट फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि हम पब्लिक फोरम में जाके डिलिब्रेशन कर सकें, हम अपनी समस्याएं बता सकें, हम नए नए विचार गढ़ सकें, हम नए नए चीज़ों को देख सकें और उसको समझ सकें। तो यही डिलिब्रेशन की जब हम लोग अपनी समस्याओं को अपने से जुड़े मुद्दों को जाके पब्लिक फोरम पर रखते हैं। संसद एक महत्वपूर्ण जरिया है जहाँ पर बहुत सारी बहसें होती हैं। क्योंकि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं, इसलिए हम अपनी जो प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से संसद में बहस होता देखते हैं। लेकिन आज आप देखते होंगे कि संसद में बिना बहस के ही बहुत सारे बिल पास कर दिए जाते हैं, बहुत सारे कानून बना दिए जाते हैं। इससे कहा जाता है कि भारतीय संसद में जो डिलिब्रेशन है उसका अब अवसान हो रहा है। डिलिब्रेशन क्यों महत्वपूर्ण है ये बात भी समझने की बात है। डिलिब्रेशन से हमारी जो इनर फीलिंग है वो सामने आती है। ये एक हमें संपूर्णता की ओर ले जाती है। जब हम अपनी आप को अभिव्यक्त करते हैं, जब हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं तो हमें एक पूर्णता की फीलिंग आती है। सबसे पहली बात ये है। फिर अगर आप फॉर एग्जाम्पल ग्राम सभा में आप जाके पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन किए और डिलिब्रेशन भी किए तो आपके जो निजी जीवन से जुड़ी समस्याएं हैं कि आपके घर में कहाँ पर पानी नहीं आ रहा है या आपका नल खराब हो गया है, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। और ये तो केवल छोटी मोटी चीजें हैं, ये तो रोजमर्रा की चीजें हैं। आप ऐसे नागरिक बन सकते हैं, ऐसे लोगों को चुन सकते हैं अगर आप डिलिब्रेशन करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। और ये डिलिब्रेशन केवल ऐसा नहीं है कि आप जाके कहीं पर फॉर्मल ही डिलिब्रेशन करें, इसका बिल्कुल ये कतई मतलब नहीं है। डिलिब्रेशन कहीं भी हो सकता है, वो चाय पे चर्चा भी हो सकती है, थड़ियों पे जो कॉफी क्लब्स होते हैं वहां पर भी डिलिब्रेशन हो सकता है। इससे क्या होता है कि एक जो डेमोक्रेसी है वो जीवित रहती है, डेमोक्रेसी जीवित रहती है, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जीवित रहती है। चलिए डिलिब्रेशन को और अच्छे से समझते हैं। तो विमर्शी प्रजातंत्र शब्दाभिव्यक्ति प्रथम बार 1980 में जोसेफ एम बसेट ने अपने लेख डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी कोलन द मेजोरिटी प्रिंसिपल इन रिपब्लिकन गवर्नमेंट में किया। बाद में जोसेफ एम बेसेट ने स्वयं अपनी पुस्तक द माइल्ड वॉइस ऑफ रीजन में इसे विस्तार किया था, जो कि 1994 में आई थी। तो वियतनाम वार अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ 1968 के विद्यार्थी विद्रोह जो कि उसे में हुए थे के कारण इस अवधारणा का विकास अमेरिका में हुआ था। तो अमेरिका में इसका विकास हुआ, उसका कारण क्या था कि वियतनाम वार चल रहा था। तो लोग कह रहे थे कि अगर वियतनाम वार हो रहा है, वियतनाम वार ना होता अगर आम जनता आपस में चर्चा करते, आपस में डिलिब्रेशन करते। अमेरिका के जो नागरिक अधिकार आंदोलन थे वहां पर भी ये चीजें हुई और इसके बाद जो 1968 के विद्यार्थी विद्रोह थे, इसके कारण इस अवधारणा का जन्म कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। विमर्शी लोकतंत्र का विचार 1990 के दशक में उदित हुआ। इसका आदर्श एथेंस के लोग हैं, वही ग्रीक सिटी स्टेट के जो लोग थे, जिसकी बात हमने शुरू में की थी, अरिस्टोटल के जमाने की ये बात है। यह यूनानी प्रजातंत्र के गौरव को पुनः स्थापित करना चाहता है। विमर्शी राजनीति को जो विमर्शी राजनीति है या डिलिबरेटिव जो डेमोक्रेसी है या पॉलिटिक्स है, इसकी जड़ें प्राचीन एथेंस में है। पेरिक्लीज व अरस्तु कोई भी विवेकपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व विमर्श व सार्वजनिक बहस को प्रशंसनीय मानते हैं। उनका मानना था, जैसे अरिस्टोटल क्या कहता है कि जो 10 लोग हैं या लोगों का जो समूह है वो एक बेहतर निर्णय ले सकता है बनस्पत की एक फिलोसफर किंग निर्णय ले उसके। यह सहभागी लोकतंत्र का ही एक रूप है जो बोर्ड केंद्रित होने की बजाय बातचीत केंद्रित है, टॉक सेंट्रिक है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति या समूह बिना किसी बाधा के स्वाधीन व स्वतंत्र रूप से सार्वजनिक मुद्दों पर बहस व विचार विमर्श कर सकता है। यह बहुमतवाद की खिलाफत करता है तथा अल्पसंख्यक आवाजों को भी महत्वपूर्ण मानता है। जब हमें बोलने की आजादी होगी तो इवन जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटी हैं, उन्हें भी बोलने की आजादी होगी, तो उनकी भी समस्याएं सामने आएंगी, उनके भी पर्सपेक्टिव लिए जाएंगे। इनमें जनमत संग्रही प्रवृत्ति की बजाय आम सहमति को महत्व दिया जाता है। जनमत संग्रह में अगर 51% वोट भी आपके पास है तो आप चीजों को पास कर लेते हैं या चीजों को आप आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर आपके पास आम सहमति यानी हर व्यक्ति अ, अ, आपकी जो बातें हैं उससे
कहीं न कहीं जुड़ाव महसूस करता है। तो भारत में जो संविधान बनाया गया था, तो भारत में भले ही ये मतलब फ़ॉलो किया गया था कि जो मेजॉरिटी से वोट पास होते थे संविधान सभा में, लेकिन नेहरू जी या कि जो तत्कालीन समय के जो नेता थे, लीडर्स थे, उन्होंने ये कोशिश की कि आम सहमति से संविधान बनाया जाए। क्यों? क्योंकि फिर इसकी एक्सेप्टेंस वाइड होगी, इसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा होगी और भारत का संविधान अभी तक चला आ रहा है। इसका मतलब है कि जो उन्होंने आम सहमति बनाई वो एक रीढ़ का नींव का पत्थर साबित हुई। यह जनमत संग्रही लोकतंत्र यानी वोट सेंट्रिक, वोट केंद्रित होता है। वहीं विमर्शी जो लोकतंत्र है ये टॉक सेंट्रिक, बातचीत केंद्रित होता है। यह मत केंद्रित लोकतांत्रिक सिद्धांत को प्रतिस्थापित करता है। यह मतदान से पहले अभिमतों और आकांक्षाओं की संवादात्मक प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र के विकल्प के रूप में नहीं जाना जाता है, बल्कि इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र के विस्तार के रूप में जाना जाता है। इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र यानी जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, उसके विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि उसके एक विस्तार होगा। आपने हमको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी दे दी, तो अगर हमें डेलिब्रेशन का मौका ही नहीं मिला, तो उसका क्या मतलब रह जाएगा? तो ये विकल्प नहीं है, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का विकल्प नहीं है, बल्कि इसका विस्तार है। विस्तार इन द सेंस कि हम चुन के आए, फिर है ना, जो चुनाव पद्धति से ग्राम सभा बनी और ग्राम सभा में हम जाकर डेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो क्या हुआ? ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का एक प्रकार से काइंड ऑफ एक्सटेंशन ही हुआ ना। विमर्शी लोकतंत्र में उदार लोकतंत्र के नागरिक स्वतंत्रता व राजनीतिक समानता जैसे तत्व समाहित हैं। वहीं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से सार्वजनिक मुद्दों पर खुला व स्वतंत्र विचार विमर्श लिया गया है। तो विमर्शी लोकतंत्र में उदार यानी जो लिबरल डेमोक्रेसी है, उसमें उसकी नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक समानता जैसे तत्व समाहित हैं। वहीं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से यानी कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, उससे सार्वजनिक मुद्दों पर खुला और स्वतंत्र विचार विमर्श लिया गया। इसमें नागरिक सद्गुण, पारस्परिक सम्मान व नागरिक बंधुत्ता पर बल दिया जाता है। यह नागरिक गणतंत्रवाद व नागरिक सद्गुणों, सिविक वर्च्यू पर बल देता है। इस पर एथेंस का लोकतंत्र, पेरिक्लिस का लोकप्रिय सहभागिता का नियम व जेफरसन के सामंजस्य के आदर्श, आइडल ऑफ हार्मोनी का प्रभाव है। अरस्तुवादी गणतंत्रवाद व नागरिक की सक्रिय सार्वजनिक भागीदारी इसकी नींव है। इस पर जेसमिल की विकासात्मक लोकतंत्र, डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी व हन्ना अरेंट के सार्वजनिक क्षेत्र व कार्यवाही, एक्शन की अवधारणा का प्रभाव है। हन्ना अरेंट ने भी राजनीति में विमर्श की आवश्यकता पर बल दिया है। वह मानते हैं कि राज्य व बाजार के दोहरे दबाव से निपटने के लिए यदि प्रजातंत्र को जीवित रखना है, तो सार्वजनिक बहस व नागरिक सहभागिता के लिए संस्थागत व्यवस्था आवश्यक है। हन्ना अरेंट कहती हैं कि जो ये जूस हैं, इन पर अत्याचार क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने आर्थिक क्षेत्र को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना और जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है या जो बहस है, डेलिब्रेशन है, उसको इन्होंने दरकिनार कर दिया और यही कारण है कि ये स्थिति हुई है। तो हमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, हमें जो सार्वजनिक बहस है, नागरिक सहभागिता है, उसे दरकिनार नहीं करना चाहिए अगर हमें प्रजातंत्र को वास्तविक रूप में जीवित रखना है। तो प्रमुख सिद्धांतकार कौन है? हैबरमास है। ये कम्युनिकेटिव एक्शन की बात करते हैं इसमें। फिर हैबरमास के बाद साइला बिन हबीब है, जेम्स बामन है, जॉन डाइजेक है, जेम्स फिस्किन है, मार्क वारेन है, बर्नार्ड मेनिन है, जॉन डाल्स है, जॉन उल्स्टर है, जोशुआ कोहेन है, गुटमैन है व डेनिस थॉमसन है। अब डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो यह सहयोग यानी कॉपरेशन व समझौते, कंप्रोमाइज की बजाय सहमति, कंसेंसस, तर्कसंगत मंत्रणा या परिचर्चा पर बल देता है। तो बेसिकली कंसेंसस वही है, आम सहमति पर बल देता है। लोक चर्चा, औपचारिक संस्थाओं का निर्माण, निर्णय निर्माण में भागीदारी आवश्यक मानता है। स्वतंत्रता व नागरिक समता इसकी अनिवार्य विशेषताएं हैं। सांस्कृतिक बहुलवाद व सामाजिक सौहार्द आदि आवश्यक है। यह लोकतंत्र न्याय, स्वतंत्रता, समानता आदि के प्रक्रियात्मक तथा तात्विक दोनों रूपों का सम्मिलन चाहता है कि हमें लोकतंत्र न केवल प्रोसीजरल मिले, प्रोसीजरल इन द सेंस की प्रोसीजर जो है, प्रक्रिया है, वो फेयर एंड फ्री रहे, बल्कि हमें तात्विक यानी सब्सटेंटिव जस्टिस, स्वतंत्रता या समानता मिले इन द सेंस कि हमें अपने आप के सर्वांगीण विकास के लिए अगर कहीं राज्य की आवश्यकता पड़ती है, तो राज्य भी हमें उस प्रकार से हमें मदद करे। सर्वसम्मति पर यह आधारित होती है, वही कंसेंसस, आम सहमति पर आधारित होती है। फिर तर्कमूलक लोकतंत्र या विमर्शी लोकतंत्र, तो इसमें एक तो लोकप्रिय संप्रभुता आती है, पॉपुलर सॉवरेंटी। हमने आपको बताया भी था कि हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग यही हैं संप्रभु भारत में। संविधान का स्रोत क्या है? भारत के लोग। तो इसमें लोकप्रिय शासन होता है, जनता का शासन होता है, सार्वजनिक मुद्दों पर
तो ये सार्वजनिक मुद्दों पर सार्वजनिक व प्रत्यक्ष विचारधारा मतलब विचार विमर्श इसमें किया जाता है लोकप्रिय संप्रभुता में। फिर उदार लोकतंत्र, तो इसमें नागरिक स्वतंत्रता व राजनीतिक समानता देखने को मिलती है। नागरिक स्वतंत्रता व राजनीतिक समानता देखने को मिलती है। इसमें विवेकशील नागरिक होते हैं, तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो तर्कमूलक लोकतंत्र है, विमर्शी लोकतंत्र है। हमने देखा था कि इसमें लोकप्रिय संप्रभुता और उदार लोकतंत्र दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। लोकप्रिय संप्रभुता से लोकप्रिय शासन लिया गया है, जहां पर सार्वजनिक मुद्दों पर सार्वजनिक व प्रत्यक्ष विचार विमर्श किया जाता है। और उदार लोकतंत्र से नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक समानता ली गई है, जिससे कि नागरिक विवेकशील हो सके। प्रजातंत्र का आधार उदारवादियों के लिए विवेक है, तो उदारवादियों के लिए विवेक महत्वपूर्ण है। प्रजातंत्र का आधार क्या है? उदारवादियों के लिए विवेक, रीजन, आपके अंदर रीजन होना चाहिए। और शुद्ध प्रजातंत्रवादियों के लिए विमर्श, यानी कि वही सार्वजनिक मुद्दों पर बहस। अब चलिए एक एक थिंकर को देखते हैं कि उनका क्या विचार है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के बारे में। तो पहले हैं जॉन रॉल्स। तो विमर्शी प्रजातंत्र को कभी कभी जॉन रॉल्स और डार्किन द्वारा प्रचलित उदारवाद के विकल्प के रूप में भी देखा जा सकता है। जॉन रॉल्स यह दावा करता है कि उसके द्वारा प्रस्तुत संवैधानिक प्रजातंत्र का स्वरूप ही वास्तविक में विमर्शीय प्रजातंत्र है। रॉल्स ने विमर्शीय प्रजातंत्र के 3 आवश्यक तत्व बताए। कौन कौन से? पहला है सार्वजनिक विवेक का विचार, यानी पब्लिक रीजनिंग होनी चाहिए आपके पास, पब्लिक रीजनिंग होनी चाहिए पहला। दूसरा है संवैधानिक प्रजातांत्रिक संस्थाओं का एक ढांचा जो विमर्शीय वैधानिक निकायों की स्थापना को निर्धारित करेगा। संवैधानिक प्रजातांत्रिक संस्थाओं का एक ढांचा होना चाहिए आपके पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसी संस्थाएं होनी चाहिए। नागरिकों में सार्वजनिक विवेक का अनुसरण करने संबंधी ज्ञान, आकांक्षा, अपने राजनीतिक व्यवहार में उनके आदर्श को ढालना। तो हमें अब एजुकेशन की आवश्यकता होगी, जो पब्लिक है उसके एजुकेशन की आवश्यकता होगी, इन द सेंस कि उसकी पॉलिटिकल एजुकेशन हो कि उसके अधिकार क्या है या वो उसे किस प्रकार से काम करना चाहिए। फिर रॉल्स द्वारा विमर्शी प्रजातंत्र के स्वरूप के संबंध में प्रस्तुत दावे को अस्वीकार करते हुए हैबरमास रॉल्स के राजनीतिक उदारवाद व वास्तविक विमर्शी प्रजातंत्र में अंतर करता है। गुडमैन व थॉम्सन, तो गुडमैन व थॉम्सन या थॉम्सन द्वारा प्रस्तुत विमर्शी प्रजातंत्र के स्वरूप के मूल में पारस्परिकता है, यानी म्यूचुअलिटी है, म्यूचुअलनेस है। पारस्परिकता का अर्थ है कि परस्पर सहयोग के उचित आधार खोजने की क्षमता, परस्पर सहयोग के उचित आधार कि हम किस प्रकार से म्यूचुअली कोऑपरेट कर सकते हैं, उसके आधार क्या होने चाहिए। अगर 2 व्यक्ति आपस में कोऑपरेट करेंगे तो उसका आधार क्या होना चाहिए? न्याय होगा कि समानता होगा कि स्वतंत्रता होगा, क्या होगा? उदारवादियों द्वारा सार्वजनिक विवेक पर अधिक बल देने को अनेक प्रजातंत्रवादी सार्वजनिक विचार विमर्श पर नियंत्रण के रूप में देखते हैं। तो अगर आप पब्लिक रीजनिंग पर ज्यादा फोकस दे रहे हैं, अगर उदारवादी ऐसा कर रहे हैं, तो इसको अनेक प्रजातंत्रवादी क्या मान रहे हैं कि ये सार्वजनिक विचार विमर्श पर ये नियंत्रण के रूप में देखते हैं। क्यों? क्योंकि आप सार्वजनिक विचार विमर्श ये खुला मंच होना चाहिए। आप उस पर पब्लिक रीजनिंग की एक कंडीशन लगा रहे हैं कि जो बात कहोगे आप रीजन बेस्ड करोगे। तो कभी कभी फालतू की बातें या कभी कभी रैंडम बातें भी तो निकल सकती हैं, तो ये होना नहीं चाहिए। प्रजातंत्रवादियों की इस चिंता को एमी गुडमैन व डेनिस थॉम्सन द्वारा लिखित पुस्तक डेमोक्रेसी इन डिसएग्रीमेंट में व्यक्त किया गया है। प्रजातंत्र में समानता के सिद्धांत के कारण सभी पारस्परिकता की मांग करते हैं। गुडमैन व थॉम्सन का तर्क है कि विचारशील प्रजातंत्र में पारस्परिकता का मुख्य कार्य है लोक विवेक को इस प्रकार नियमित करना ताकि नागरिक सभी मामलों में अपने अपने दावे से कर सके। वे अपने सीमित निजी स्वार्थ से बाहर निकलकर उन लोगों को सुने जो उनसे विवेकपूर्ण तरीके से असहमति रखते हैं। जब कई मामलों में नैतिक सहमति नहीं हो पाती है तो विचारशील प्रजातंत्र नैतिक समायोजन की बात करता है ताकि नैतिक सम्मान की स्थिति बनी रहे। विमर्शी प्रजातंत्रवादियों के लिए पारस्परिकता मूल अनिवार्यता कि हम दूसरों के विचार भी समझें। अगर कोई व्यक्ति हमसे असहमत है तो क्यों असहमत है, उसके क्या पॉइंट है, हमको उसको भी समझना चाहिए। और हमें एक ऐसे पॉइंट पे आना चाहिए, कन्वर्जेंस वाले पॉइंट पे, कि हम उसकी कुछ बातें स्वीकार करें, वो हमारी कुछ बातें स्वीकार करे। और अगर ऐसी स्थिति बनती है कि कन्वर्जेंस पॉसिबल ही नहीं है तो हमें उसको उसकी हालत पर छोड़ देना चाहिए। ये बात भी है। विमर्शी प्रजातंत्र का उद्देश्य नागरिकों व जन अधिकारों के बीच सार्वजनिक बहस को प्रोत्साहित करना। गुडमैन और थॉम्सन ने इसके 4 लाभ बताए। अगर हम पारस्परिकता को लाते हैं और सार्वजनिक बहस को प्रोत्साहित करते हैं तो इसके 4 लाभ है। पहला, सामूहिक निर्णयों की वैधता को प्रोत्साहित करना।
अगर सामूहिक निर्णय लिए गए हैं तो उसको एक वैलिडिटी रहेगी, अगर सार्वजनिक बहस एक खुला मंच रहेगा तो। दूसरा, जन मामलों में सार्वजनिक हित जनभावना से पूर्ण दृष्टिकोण प्रोत्साहित करना, राजनीतिक सौदेबाजी की बजाय नैतिक विमर्श को प्राथमिकता देना। फिर परस्पर बैठकर सम्मानजनक तरीके से निर्णय लेने की भावना विकसित करना। तीसरा है पुरानी गलतियों को सुधारने में मदद करना, तो यही बात भी है। फिर गुडमैन व थॉमसन अपनी पुस्तक वाई डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी 2004 में आती है, में विमर्शी प्रजातंत्र की 4 विशेषताएं बतलाते हैं। पहला, प्रजातंत्र में लिया गया निर्णय चाहे वैधानिक, वास्तविक, बहुमत द्वारा समर्थित होता है, फिर भी निर्णय लेने वाले को अपने निर्णय व कार्यवाहियों का कारण सही स्पष्टीकरण देना पड़ता है, उसका औचित्य सिद्ध करना पड़ता है। तो आपने किसी कानून लाया, ठीक, या सीएए लाया, तो भले ही आप ये कानून है वैध हैं, वास्तविक हैं और बहुमत द्वारा समर्थित हैं, लेकिन आपको इसका औचित्य सिद्ध करना पड़ेगा। केंद्र सरकार किस कानून उसका औचित्य सिद्ध नहीं कर पाई, इसलिए वो कानून को वापस लेना पड़ा। तो यही बात है, प्रजातंत्र में ऐसा नहीं है कि आप बिना औचित्य सिद्ध किए चीजों को आगे बढ़ा ले जाएंगे, नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड का औचित्य नहीं सिद्ध कर पाई सरकार, तो उसको कैंसिल करना पड़ा। इस प्रक्रिया में जो कारण उपलब्ध कराए जाते हैं वो प्रजातंत्र के सभी नागरिकों के लिए सुगम व सुलभ होते हैं। फिर तीसरा है, विमर्श की प्रक्रिया का उद्देश्य ऐसे निर्णय तक पहुंचना है जिसकी पालना कुछ समय के लिए अनिवार्य है। तो विमर्श की प्रक्रिया का उद्देश्य ऐसे निर्णय तक पहुंचना है जिसकी पालना कुछ समय के लिए अनिवार्य हो। तो अगर आप खूब विमर्श करके कोई एक कानून बनाते हैं तो कम से कम कुछ देर के लिए उसको तो फॉलो करो, पता चले नेक्स्ट दूसरे दिन आप आके उसको चेंज कर दिए, तो फिर उस बहस का क्या मतलब, ये बात भी है। और चौथा है, एक विशेष निर्णय लेने के बाद विमर्श की प्रक्रिया रुकती नहीं। तो अगर आपने कोई कानून बना लिया, तो अब विमर्श की प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए। इसमें एक नया मोड़ आ सकता है, किंतु विमर्श जारी रहेगा और विमर्शी जो प्रजातंत्र है ये डायनेमिक रहेगा, यानी गतिशील रहेगा, हमेशा आगे बढ़ता रहेगा उत्तरोत्तर। गुडमैन व थॉमसन के अनुसार गतिशील प्रजातंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें स्वतंत्र व बराबर के नागरिक और उनके प्रतिनिधि एक ऐसी प्रक्रिया व स्वीकार्य कारण देते हुए ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जिसकी पालना वर्तमान में सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य हो तथा जिन्हें भविष्य में आवश्यकता अनुसार चुनौती भी दी जा सके। कोई भी सार्वजनिक मामलों का निर्णय अंतिम नहीं होता, क्योंकि जटिल सामाजिक मामलों में हमारी समझ विकसित होती है। विमर्श खुली प्रकृति का होता है, वही ओपन एंडेड होता है, ये कोई भी व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है। फिर विमर्शी प्रजातंत्र प्रक्रियात्मक और संवैधानिक मूल्यों के पारस्परिक सिद्धांतों का स्थान नहीं लेता, अपितु उन्हें परिपूर्ण करता है। तो ये जो हमारे कानून हैं, जो हमारी प्रोसीजर है, हमारी संसद का ये स्थान नहीं लेगा, बल्कि उसे पूर्ण करेगा। पूर्ण इन द सेंस की औचित्य क्रिएट करेगा। अगर संसद में बहस होगी सीए के खिलाफ, सीए पर, तो क्या होगा, ये उसका स्थान नहीं लेगा। सरकार के पास अधिकार है सीए कानून को लाने का या कुछ भी करने का। तो इससे क्या होगा, हमारे जो विचार है उनको परिपूर्ण करेगा, हमारे जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करेगा ये, अगर बहस होगी तो। विमर्शी प्रजातंत्र का मूल विचार सरल है। जब नागरिक या उसके प्रतिनिधि नैतिक रूप से सहमत हों तो उन्हें तब तक तर्क वितर्क करना चाहिए जब तक कि वो परस्पर स्वीकार्य किसी निर्णय तक न पहुंच जाए। तो वही, आप जब तक एक कन्वर्जेंस पॉइंट पर नहीं पहुंच जाते हैं जहां पर आप अपनी दो बात छोड़ दें, दूसरा व्यक्ति अपनी दो बात छोड़ दे और एक कन्वर्जेंस पॉइंट पर पहुंच जाए, तब तक ये तर्क वितर्क चलना चाहिए। फिर नेक्स्ट थिंकर है हैबरमास। तो हैबरमास को विमर्शी प्रजातंत्र के विचार को पुनर्जीवित करने वाला माना जाता है। हैबरमास के बारे में हम लोगों ने एज ए थिंकर बहुत कुछ पढ़ रखा है। हैबरमास ने विमर्शी प्रजातंत्र को लोकप्रिय संप्रभुता के विचार से जोड़ा है। हैबरमास इसके लिए आदर्श विचार अभिव्यक्ति आइडल स्पीच कंडीशन को लोकतंत्र की आवश्यक शर्त मानते हैं, क्योंकि परिचर्चा का क्षेत्र संकीर्ण होता जा रहा है। पूंजीवाद और लोकतंत्र में विरोधाभास है। संचार साधनों के स्वामित्वों के बल पर पूंजीपति परिचर्चा का प्रयोग स्वहित में करते हैं। तो वही है कि जो मीडिया है वो आज क्या कर रहा है, केवल उन्हीं बातों को सामने ला रहा है जो किसी वर्ग विशेष के हित में हो, जो किसी पार्टी विशेष के हित में हो। इससे क्या हो रहा है, हमारी जो परिचर्चा है उसका दायरा संकीर्ण होता जा रहा है। हम उन मुद्दों पर बहस ही नहीं कर रहे हैं जो हमारे निजी जीवन से जुड़े हुए हैं या जो हमारे सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। हमारी जो परिचर्चा का दायरा है वो संकीर्ण होता जा रहा है। वही धर्म, वही मंदिर, वही बहुत सारी चीजें हैं, वही गाय, इन सब चीजों पर हमारी जो परिचर्चा है वो सीमित हो गई है। हम रोजगार, हमारी आर्थिक प्रगति, उसके बारे में कुछ सोच नहीं पा रहे हैं।
आदर्श विचार अभिव्यक्ति को हैबरमास कई दलों के बीच सार्वजनिक विवाद भी कहते हैं, कई दलों के बीच सार्वजनिक विवाद भी कहते हैं, लेकिन हैबरमास उचित गुणवत्ता के साथ परिणाम की गारंटी की बात नहीं करते। फिर नेक्स्ट थिंकर है जॉन डाइजेक। तो जॉन डाइजेक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी तर्कमूलक लोकतंत्र में चुनाव से पूर्व व्यापक विचार विमर्श को विमर्शी परिवर्तन डेलिब्रेटिव टर्म कहा है। विमर्शी प्रजातंत्र को विवाद प्रजातंत्र भी कहा जाता है। विमर्शी प्रजातंत्र वामपंथी राजनीति का नया हथियार है। इसका उपयोग हाशिया पर खड़े अलग अलग व उपेक्षित समूहों को अधिक योगदान प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। यह असंतुष्ट अल्पसंख्यकों के लिए लड़ता है ताकि उनके स्वरों को भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। यह प्रक्रिया व परिणामों दोनों को महत्वपूर्ण स्थान देता है। तो बेसिकली जो विमर्शी लोकतंत्र है ये प्रक्रिया और परिणाम दोनों से लड़ता है कि हमें प्रक्रिया भी फ्री एंड फेयर होनी चाहिए और परिणाम भी हम अच्छे अचीव कर पाए। फिर विमर्शी लोकतंत्र निम्न के विरोध में है। पहला नंबर 1, उदार लोकतंत्र में बहुमत के शासन यानी मेजोरिटी रूल के ये खिलाफ है। क्यों? क्योंकि अगर मेजोरिटेरियन पर्सपेक्टिव भी हर वक्त रखा जाएगा तो इसमें जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी जो बातें हैं या उनके जो विचार हैं वो कहीं दब के रह जाएंगे। फिर सोशल चॉइस थ्योरी या रैशनल चॉइस थ्योरी के व्यक्तिवाद व उपयोगिता अधिकतमकरण के, तो अब यही बात है कि अगर आपने कहा कि मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल यानी कि 51% लोगों का हित भी महत्वपूर्ण है, तो आप 49% के लोगों के हित को आप दरकिनार कर देंगे। इवन आप अगर 99% लोगों के हित को भी सही ठहरा के 1% लोगों के हित को गलत ठहरा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। रॉबर्ट डहल की पॉलियार्की हुआ नवबहुलवाद का भी ये काइंड ऑफ इसको विरोध करते हैं। फिर शुम्पीटर के लोकतंत्र अभिजनवाद यानी डेमोक्रेटिक एलिटिज्म का ये विरोध करते हैं कि केवल एलिट्स ही डेमोक्रेसी को लीड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर डेलिब्रेशन भी होता है, यहाँ पर आम जन भी अपनी सहभागिता मतलब प्रेजेंट करते हैं। नाजुक के मिनिमल स्टेट व न्यू राइट मूवमेंट का भी ये विरोध करते हैं। विमर्शी लोकतंत्र के लिए विभिन्न विचारक अलग अलग शब्दावली का प्रयोग करते हैं जो इस प्रकार है। तो जॉन डाइजेक ये डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी शब्द का प्रयोग करते हैं, तर्कमूलक लोकतंत्र डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी। आइरिस मेरियम यंग ये नारीवादी थिंकर है, ये कम्युनिकेटिव डेमोक्रेसी की बात करती हैं यानी संचारात्मक लोकतंत्र कम्युनिकेटिव डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है सिमोन चेम्बर्स, ये तर्क बुद्धिवादी लोकतंत्र रीजनेबल डेमोक्रेसी की बात करती है। रीजनेबल डेमोक्रेसी ये शब्द किसका है? सिमोन चेम्बर्स का है। और फिलिप पेटिट ये संघर्षपूर्ण लोकतंत्र की बात करते हैं, फिलिप पेटिट। विमर्शी लोकतंत्र के समर्थक विद्वान और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें जॉन रॉल्स की है पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993 में ये आती है। ये बेसिकली जस्टिस एज फेयरनेस का जो पुस्तक का क्रिटिसिज्म हुआ था रॉल्स की, उसके खिलाफ ये पुस्तक आई थी, या उसके संशोधन में ये पुस्तक आई थी, सॉरी खिलाफ में नहीं, संशोधन में पुस्तक आई थी। इस प्रकार से आलोचना हुई थी उसका जवाब देने के लिए। फिर जॉन डाइजेक की डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी की पुस्तक है 1990 में आती है। जोशुआ कोहेन व जे रॉजर्स की पुस्तक है ऑन डेमोक्रेसी टुवार्ड्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमेरिकन सोसाइटी 1983 में बुक आती है। एमी गुटमैन व डेनिस थॉमसन, इनकी पुस्तक क्या नाम है? डेमोक्रेसी एंड डिसएग्रीमेंट 1996 में आती है, डेमोक्रेसी एंड डिसएग्रीमेंट। फिर यूर्गेन हैबरमास, इनकी पुस्तक है बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स, ये 1996 में पुस्तक आती है। विमर्शी प्रजातंत्र की आलोचना, तो विमर्शी प्रजातंत्र को क्रियान्वित करने में कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे व्यक्ति की राष्ट्रीय मामलों में उदासीनता। तो अगर व्यक्ति हमें मतलब ही नहीं है यार, हम नहीं सार्वजनिक मुद्दों पर बहस करना चाहते, हमें कोई मतलब नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं बस, तो फिर क्या ही कर लोगे आप? तो ये कहीं ना कहीं एक समस्या तो है ही। जब वह सोचता है कि लाखों लोगों की आवाजों में उसका महत्व क्या, अब हम ये सोचते हैं कि एक वोट का क्या ही महत्व, तो क्यों ही जाए हम वोट देने, ये बात हो जाती है ना। तथा वह अपने व्यक्तिगत हित के मामलों में अधिक उलझा है। हम अपने जीवन में उलझे हैं, यहाँ हमें रोज डिपार्टमेंट जाना है, ये करना है, वो करना है, तो क्या ही मतलब है पोलिटिकल पार्टिसिपेशन करने का? भाई पढ़ाई करो, कुछ आगे बढ़ो, बस यही तो है उद्देश्य जीवन का। एंथनी डाउन्स इसे बौद्धिक अज्ञानता कहते हैं। ये एक प्रकार का इंटेलेक्चुअल बौद्धिक अज्ञानता है। माइकल बाजार का तर्क है कि विमर्शी प्रजातंत्र से गैर विमर्शी राजनीतिक गतिविधियों के लिए स्थान नहीं बचता है, जैसे राजनीतिक शिक्षा, संगठन, लामबंदी, प्रदर्शन, सौदेबाजी, दबाव डालना, अभियान चलाना, मतदान, धन एकत्रित करना, शासन करना,
ये सब प्रजातांत्रिक राजनीति के केंद्र में है, ना कि विमर्शी लोकतंत्र। अगर आप विमर्शी लोकतंत्र को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर इन चीजों की आप जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग स्वयं आएंगे, स्वयं सक्रिय भागीदारी करेंगे, स्वयं तर्क वितर्क करेंगे और लोग अपने से वोट देंगे। आपको पैसा जुटाने के लिए या पैसा उनको देने के लिए उनसे वोट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो समझेंगे कि हमारे हित में क्या है जब वो बहस करेंगे। तो विलियम ए गैल्टन ने गुडमैन व थॉमसन के द्वारा प्रस्तुत विचारशील यानी विमर्शी प्रजातंत्र के स्वरूप की आलोचना की। फिर गैल्टन का निष्कर्ष है कि प्रजातंत्र के नाम पर यह एक प्रकार से गणतंत्रवाद की ओर अग्रसर होता है, जो स्वतंत्रता के दावों को खत्म कर देता है। विमर्श के नाम पर यह बुद्धिवाद की ओर अग्रसर होता है, जो जनता को श्रद्धा के दावों से वंचित कर देता है। तो अब विमर्श, डिलिब्रेशन, तो अब ये भी तो हो सकता है कि डिलिब्रेशन कौन करेगा? डिलिब्रेशन कौन करेगा? वही जिसके पास रीजन होगा। तो आप इस प्रकार से क्या कर रहे हैं? ये आप बुद्धिवाद की ओर ले जा रहे हैं। यही है। डेनियल बेल ने प्रभावशाली विमर्श के लिए 3 पूर्व शर्तें बताई। प्रथम, एक भेदभाव व ऊंच नीच रहित समाज में सकारात्मक विमर्श के पक्ष में स्थितियां उत्पन्न होने की संभावनाएं अधिक है। तो अम्बेडकर जी क्यों बोल रहे थे कि भारत में पहले सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाइए, इसके बाद आप पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का सपना देखिए या उसे पूर्ण करने का सपना देखिए। क्यों? क्योंकि जब तक एक भेदभाव रहित व ऊंच नीच रहित समाज नहीं होगा तब तक आप विमर्श के लिए सही स्थितियां पैदा ही नहीं कर सकते। अब आप चाहते हैं कि एक दलित व्यक्ति जाके ग्राम सभा में बहस करे, तो उसके लिए जरूरी है कि एक भेदभाव और ऊंच नीच रहित समाज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर तो उसको उसकी बातों को कोई मानेगा ही नहीं, उससे तो कोई बोलने ही नहीं देगा। तो ये बात है। बुर्जुआ व सर्वहारा, अमीर व गरीब, इस प्रकार के भेदभावों से ग्रस्त समाज में अच्छी विमर्श की संभावनाएं कम है, क्योंकि ये लोग अपने अपने वर्ग भेदों को कभी नहीं भूल सकते। तो अगर वर्ण व्यवस्था रहेगी, क्यों जो अम्बेडकर जी क्यों कहते थे कि जो विलेज है ये डेन ऑफ इग्नोरेंस है, यानी कि ये अज्ञानता का, यहाँ पर अज्ञानता है, अंधकार है, यहाँ पर ऊंच नीच है। और गांधी जी विलेज रिपब्लिक की बात करते थे, तो वो कहते थे कि जो विलेज है आप देखो तो विलेज में कौन लोग हैं। विलेज में जो उच्च जाति के, सो कॉल्ड उच्च जाति के लोग हैं, उन्हीं का दबदबा है। तो वो डिस्कशन करने ही नहीं देंगे। वो जो दबे कुचले लोग हैं, जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं या जो एसटी कम्युनिटी के लोग हैं, उनको सार्वजनिक मंच पर आने ही नहीं देंगे। आप स्थितियां तो देखो, फिर आप विलेज रिपब्लिक की बात कर रहे हो, ये बात होती है। इसके फलस्वरूप नैतिक मतभेदों का बौद्धिक विमर्श से हल संभव नहीं होता है। यह समाधान विमर्श नहीं अपितु बेदखली है। तो आप इससे विमर्श नहीं कर पाओगे। आप एक प्रकार से आप कुछ लोगों को बाहर निकाल दोगे। तो प्रभावशाली विमर्श के लिए परस्पर संभाव्य की आवश्यकता है। यदि एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते और जाति, संप्रदाय, धर्म, भाषा आदि की भिन्नता के कारण एक दूसरे को अजनबी मानते हैं, तो वो प्रभावशाली विचार विमर्श में शामिल नहीं हो सकेंगे। तो अगर आप किसी को निम्न जाति का मानते हैं, आप अपने आप को उच्च जाति का मानते हैं, आप अपने को हिंदू मानते हैं, दूसरे को मुसलमान मानते हैं, तो इससे है ना, आपकी अगर भाषा का बैरियर है तो आप फिर कहाँ से विमर्श कर पाओगे? ये बात भी है ना। इनमें आम राजनीति लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए। तो इसमें राजनीतिक लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए आम आदमी। तो विमर्श तभी प्रभावी होगा यदि समाज की राजनीतिक संस्कृति इस प्रकार है कि उसमें बौद्धिक वर्ग द्वारा निर्णय लेने का मूल्य समझा जाता है। तो अगर हमारी संस्कृति ऐसी है कि अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति या बौद्धिक व्यक्ति निर्णय ले रहा है तो उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब भारत में तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। भारत में तो बिना पढ़े भी शिक्षा मंत्री लोग बन जाते हैं, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ है। डेनियल बेल का तर्क है कि पूर्वी एशिया के कन्फ्यूशियस परंपरा में विशिष्ट प्रकृति वाली विचारशील संस्थाओं की स्वीकार्यता अधिक है। चलिए सोशल डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं। सोशल डेमोक्रेसी सामाजिक लोकतंत्र में शास्त्रीय उदारवाद व कट्टरपंथी समाजवाद यानी फंडामेंटलिस्ट सोशलिज्म दोनों का अभाव पाया जाता है। सोशल डेमोक्रेसी में इसमें शास्त्रीय उदारवाद व कट्टरपंथी समाजवाद दोनों का अभाव पाया जाता है। सामाजिक लोकतंत्र बाजार व राज्य के बीच संतुलन व व्यक्ति और समुदाय के बीच संतुलन के लिए खड़ा है। तो सामाजिक लोकतंत्र में बाजार व राज्य के बीच संतुलन होता है और व्यक्ति व समुदाय के बीच संतुलन होता है। आधुनिक सामाजिक लोकतांत्रिक चिंतन की मुख्य विशेषता समाज के दलितों, कमजोरों के लिए फिक्र होना है कि आपके पास वो दलित हैं, कमजोर है, उनके लिए फिक्र है कि नहीं। यही है सोशल डेमोक्रेसी वर्तमान में। इसका सोच चाहे जो भी हो, आमतौर पर यह कल्याणवाद, पुनर्वितरण व सामाजिक न्याय जैसे सिद्धांतों के आधार पर व्यक्त की जा सकती है। तो यही अम्बेडकर का जो स्टेट सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट था,
यही है वो अम्बेडकर की बातें ही यहाँ पर की जा रही हैं। कीन्सियन यानी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स सामाजिक लोकतंत्र के रूप में सेकंड वर्ग युद्ध के बाद के शुरुआती दौर में इसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था। क्यों? क्योंकि बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं समाप्त हो गई थी, लोगों को खाने के लाले पड़े हुए थे, तो लोगों को सहायताएं दी जा रही थी। राज्य के हस्तक्षेप के माध्यम से पूंजीवाद को मानवीकृत करने की स्पष्ट चेष्टा से यह जुड़ा हुआ है। राज्य हस्तक्षेप करेगा और पूंजीवाद का जो स्वरूप विकृत हो गया है, केवल मुनाफा देखता है, उसको थोड़ा सा सुधारो और उसको ह्यूमन सेंट्रिक करो, उसको ह्यूमनाइज्ड करो। इसमें यह माना जाता है कि कीन्सियन आर्थिक नीति से पूर्ण रोजगार मिलेगा। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था सरकार को आर्थिक गतिविधियों का विनियमन करने में मदद करेगी और प्रगतिशील कराधान के माध्यम से वित्त पोषित व्यापक कल्याण के प्रावधान अमीर व गरीब के बीच की खाई को कम करेंगे। फिर नव सामाजिक लोकतंत्र, न्यू सोशल डेमोक्रेसी। तो इसे कभी कभी नव संशोधनवाद या नियो रिविजनिज्म या तीसरा तरीका थर्ड वे कहा जाता है। नया सामाजिक लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जो जर्मनी, इटली और नीदरलैंड से लेकर यूके तक के देशों में सामाजिक लोकतांत्रिक दलों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों में दिखाई देता है। नया सामाजिक लोकतंत्र वर्क फेयर स्टेट की समर्थन करता है, वर्क फेयर स्टेट की समर्थन करता है, जो काम व शिक्षा में व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने में यकीन रखता है। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका शब्द पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के विचारों का समावेशन है कि आप वही मिक्स इकोनॉमी। तीसरा तरीका क्या है कि आप पूंजीवाद को भी लीजिए और समाजवाद को भी लीजिए। पूंजीवाद से आप कंपटीशन लेंगे, पूंजीवाद से आप फ्री इकोनॉमी लेंगे और समाजवाद से आप क्या लेंगे? आप लोक कल्याण का लेंगे, लोक कल्याण का काम लेंगे। शुरुआत में फांसीवाद द्वारा उपयोग किया जाने वाला यह शब्द थर्ड वे वर्तमान में आधुनिक सामाजिक लोकतंत्र के साथ जुड़ गया है। इसे पुरानी शैली के सामाजिक लोकतंत्र व नव उदारवाद के विकल्प के रूप में भी देखा जा सकता है। वही नव उदारवाद जहाँ पर लोग मतलब जनता के साथ साथ या जो न्यू लिबरल जो बातें करते हैं उसके साथ साथ इसमें नव कल्याण की बात भी की जाती है। फिर लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो अभी तक हम लोग सोशल डेमोक्रेसी देख रहे थे, अब हम लोग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म देखेंगे। तो यह राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता को एक दूसरे का पूरक बनाने का प्रयास है कि आप राजनीतिक स्वतंत्रता भी दीजिए, लोगों को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी दीजिए, लेकिन इसके साथ साथ लोगों को आर्थिक समानता भी दीजिए। बहुत ज्यादा अमीरी और गरीबी में अंतर ना हो, किंतु यह सामाजिक प्रजातंत्र से भिन्न है। सामाजिक प्रजातंत्र से भिन्न है जो राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना के बाह्य तत्वों और पर्यावरण का सृजन करता है। यह आर्थिक पर्यावरण का पुनर्निर्माण किया जाता है। जब आर्थिक पर्यावरण का पुनर्निर्माण किया जाता है तो उसे आर्थिक प्रजातंत्र कहा जाता है। जब राजनीतिक प्रजातंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ है उदारवादी प्रजातंत्र। समाजवादी अर्थव्यवस्था को सर्वोपरि मानकर जब प्रजातंत्र को साधन व गौण स्वरूप स्थान दिया जाएगा तो वह समाजवादी लोकतंत्र होगा, समाजवादी प्रजातंत्र होगा। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को सर्वोपरि मानकर, यानी सोशलिस्ट जो अर्थव्यवस्था है उसको आप सर्वोपरि मानकर जब प्रजातंत्र को साधन व गौण स्वरूप स्थान दिया जाएगा। प्रजातंत्र साधन भी है एक सोशलिस्ट डेमोक्रेसी को या सोशलिस्ट जो अर्थव्यवस्था है उसको अचीव करने के लिए, और ये एक सेकेंडरी भी है। क्यों? प्राइमरी क्या है? प्राइमरी क्या है? इकोनॉमिक वेलफेयर। तो इसमें सामाजिक, इसे फिर क्या कहा जाएगा? सोशल डेमोक्रेसी कहा जाएगा। जब यह मांग की जाती है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था प्रजातंत्र के राजनीतिक स्वरूप को सुदृढ़ बनाए तो यह प्रजातंत्रात्मक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है। जब यह मांग की जाती है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था प्रजातंत्र के राजनीतिक स्वरूप को बनाए तो यह क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। कि जब ऐसा मतलब मांग की जाती है कि जो सामाजिक अर्थव्यवस्था है, इन द सेंस की जो सोशल इकोनॉमी है या सोशल अर्थव्यवस्था है, ये राजनीति स्वरूप को सुदृढ़ बनाए, यानी जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है इसको सुदृढ़ बनाए, तब इसे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहा जाता है। प्रजातंत्रात्मक समाजवाद में प्रजातंत्रात्मक प्रक्रिया व लक्ष्यों पर बल है तथा समाजवाद एक साधन है जिसका उद्देश्य प्रजातंत्र को शक्तिशाली व वास्तविक बनाना है। तो जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इसमें प्रजातंत्रात्मक प्रक्रिया व लक्ष्यों पर बल दिया जाता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर, और उसके जो लक्ष्य हैं सबका विकास उस पर बल दिया जाता है। इसमें सोशलिज्म को एज अ
टूल यूज किया जाता है, एज मीन्स यूज किया जाता है, जिसके माध्यम से हम प्रजातंत्र को और शक्तिशाली और वास्तविक बनाएं। क्योंकि जब लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे तभी तो वो अपनी डेमोक्रेसी में अपनी जो आवाज है उसको प्रस्तुत कर पाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम इंग्लैंड में इस विचारवाद का प्रतिपादन किया गया। इस विचारवाद का प्रभाव संयुक्त राज्य अमेरिका के नवीन कार्यक्रम में न्यू डील्स में भी देखा जा सकता है। इंग्लैंड में सिडनी वेब, टॉनी लॉस्की, क्लीमेंट एटली इसके प्रकाश स्तंभ माने जाते हैं। R.H. क्रॉसमैन, सोशलिज्म एंड न्यू डिस्पोटिज्म, ये 1958 में पुस्तक आती है, सोशलिज्म एंड न्यू डिस्पोटिज्म। प्रजातंत्रात्मक समाजवाद प्रयोगात्मक है और प्रजातंत्र को शक्तिशाली व लाभदायक बनाने के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार है। इसे स्कैंडिनेवियन देशों न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन में सर्वाधिक सफलता मिली है।